हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा दिया था और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पढ़ा दी थी। क्या पढ़ाई थी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से पढ़ाई थी हमने? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो ये था हमारा दाएं हाथ के नियम से। किसके नियम से कराई थी? दाएं हाथ के नियम से दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई थी। तो जिसमें पहला पढ़ाया था हमने धारावाही सीधे चालक तार के कारण इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को आएगी बताई थी कल। एक धारावाही चालक तार है और इसमें क्या धारा बह रही है? आई। तो ये जो दाएं हाथ का नियम है ये क्या कहता है? ये कहता है कि अंगूठा को रखो धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ रखो? धारा की दिशा में। तो उंगलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो ये इस तरीके से। तो ये उंगलियां कहाँ जा रही हैं? अंदर को। तो जहां पे अंदर जा रही है वहां बनाएगा क्रॉस, और जहां से ऐसे अंदर जाके इधर से बाहर आएंगे तो इधर क्या बनेगा? डॉट। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, किधर की ओर है? अंदर की ओर का मतलब बाहर से अंदर प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से। और डॉट का मतलब क्या है? कागज के तल के लंबवत ये भी होगा, कागज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बाहर की। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था आपको। इसका मतलब है इधर बाहर की ओर आएगा, इसके कारण लंबवत अंदर की ओर। इस तरीके से। और ही बताया था कि अगर ऐसे करके धारा बह रही तो वालेकुम अस्सलाम, धारा की दिशा में क्या रखोगे आप? उंगली, अंगूठा। सीधे हाथ का, दाएं हाथ का नियम है ना। किसके हाथ का है? दाएं हाथ के नियम। तो अंगूठा कहाँ रखोगे? धारा की दिशा में। तो उंगलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। तो उंगलियां नीचे को जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ क्रॉस बनेगा। तो दूसरी ओर क्या बनेगा? डॉट। समझ में आया? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा आई। तो ये बढ़ाया था हमने। जो लोग नहीं आए थे तो लिख सकते हो कि यदि अंगूठा धारा की दिशा में रखा जाए तो उंगलियों के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। क्षेत्र की दिशा होती है, उंगलियों के घूमने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे यहाँ पे उंगली अंदर को, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इधर से बाहर आएंगे उंगलियां, तो इसका मतलब कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसी तरीके से यह है, कैसा भी चित्र बना सकते हो आप। आपने ऐसा बना दिया तो देखो धारा ऐसे, उंगलियां ऐसे घूमे, इसका मतलब यहाँ क्रॉस, और यहाँ कोई भी चित्र आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं। जो कल नहीं आए थे वो उतार लें, यही पढ़ाया था मैंने। और ही पढ़ाया था वो उतार लेना, वीडियो देख लीजिए। ठीक है, डाल लेंगे, अभी पढ़ी नहीं है। अब देखिए, दूसरा है हमारा दाएं हाथ के नियम में। दूसरा है धारावाही रिंग के कारण। किसी कारण लिखोगे? रिंग या फिर वलय के कारण। धारावाही रिंग
रिंग इंग्लिश का शब्द है और बलय हिंदी का शब्द है। धारावाही रिंग अथवा बलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से देख रहे हैं? दाएं हाथ के नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक मैक्सवेल का भी नियम है, तो ये ज्यादा अच्छा है, आसान है, इससे आसानी से निकल जाएगी। दाएं हाथ के नियम देखो, धारावाही रिंग अथवा बलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। तो समझे, पहले बोर्ड पे देखा, जैसे बलय गोल होती है, रिंग गोल होती है इस तरीके से। अब इसमें धारा इधर से इधर को बह रही है, ये धारा बह रही है, मतलब धारा इधर से इधर को बह रही है इस तरीके से, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में बह रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या करा था, अंगूठे की दिशा में धारा को रखा, क्या रखा, और धारा में गोल गोल घूम रही है, तो गोल गोल कौन घूमती है, उंगलियां तो घूमती हैं। तो अब की बार क्या करेंगे आप, उंगलियां सीधे हाथ, दाएं हाथ का नियम, तो सीधे हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में रखोगे। सीधे चालक तार था, तो क्या रखा धारा की दिशा में, अंगूठा। अब धारा गोल गोल घूम रही है, तो क्या रखोगे धारा की दिशा में, उंगलियां, क्या रखोगे, इस तरीके से उंगलियां रख दें। अब घुमाओ उंगलियां, ठीक है, धारा की दिशा में घूम रही है उंगलियां। अंगूठा देखो किधर जा रहा है, अंदर की ओर, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो अंदर क्या बनाएगा, यहाँ पे केंद्र पर, अंदर केंद्र बनेगा क्रॉस। जब अंदर की ओर, इसका मतलब कागज के तल के लंबन अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे बात को, फिर से सुनो ऐसे करके। तो अंगूठा अंदर की ओर, मतलब अंदर की ओर जब होता है चुंबकीय क्षेत्र तो क्या बनता है, क्रॉस, और बाहर की ओर बनता है तो क्या बनता है, डॉट। अब धारा मैं ऐसे बना दूं, इधर को बह रही है, मैं धारा को इधर कर दूंगा। अब रखना, सीधे हाथ है, उंगलियां धारा की दिशा में रखो इस तरीके से। अब बताओ अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, समझ गए। तो इसमें परिभाषा क्या होगी, यदि उंगलियां विद्युत धारा की दिशा में, यदि उंगलियां दाएं हाथ की रह गई, यदि यहां से लिख रहा है, यदि दाएं हाथ और की ऊपर लगाना, सही है। यदि दाएं हाथ की उंगलियां विद्युत धारा की दिशा में घुमाएं, तब अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यदि दाएं हाथ की उंगलियां विद्युत धारा की दिशा में घुमाएं, तब अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। बता लो, यहाँ पे लिख भी दो डी, ये डी होगा, ठीक है। डी के ऊपर तीर लगा देना। अब पढ़ेंगे बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट नियम के क्या पढ़ेंगे आप, अनुप्रयोग। पहले अनुप्रयोग का नाम है हमारा, अभी क्या बताई थी मैं, रिंग। ये क्या बताई थी, रिंग या फिर बलय। और इसमें धारा बह रही है तो कौन सी रिंग कहलाएगी, धारावाही रिंग। धारावाही का मतलब क्या हो गया, जिसमें धारा बह रही है, ऐसी रिंग जिसमें धारा बह रही है, धारा प्रवाहित हो रही है,
उस रिंग को कहेंगे धारावाही वलय या फिर धारावाही रिंग। तो धारावाही रिंग के केंद्र पर, ये क्या है विशिष्ट का केंद्र। तो हम पहला डेरिवेशन हमारा यही है कि धारावाही जो रिंग है इसके केंद्र पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान। किस नियम से निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, किस नियम से निकालेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, केंद्र पर निकालेंगे और एक होगा फिर हम अक्ष पे निकालेंगे। इस तरीके से अक्ष, अक्ष का मतलब ये अक्ष कहलाएगी और ये केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पे कहीं निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो ये कहलाएगा अक्ष पर, और यहाँ निकालना है तो ये कहलाएगा केंद्र पर। अक्ष पर पहले केंद्र पर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद अक्ष पे देखेंगे। धारावाही वलय या फिर रिंग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ये आप हेडिंग लगाए, धारावाही वलय या रिंग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। पहले समझ लो फिर करा दिया है। देखो ये हमने क्या मानी, रिंग। ये कोई रिंग है, कोई छल्ला है, छल्ला भी कहते हैं रिंग को, क्या कहते हैं, छल्ला। वलय, रिंग, छल्ला सब एक ही नाम है। इसमें धारा क्या बह रही है, माना इधर से देखो धारा आई बह रही है। अगर ये धारा आई बह रही है तो इस पे केंद्र पर हम क्या निकालना है, इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, उंगलियों की दिशा में धारा बहाओ, क्या मिला, बोलो। अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर का मतलब क्या हो गया, क्रॉस। बाहर आता अंगूठा तो ऐसे करके उठा तो डॉट। ऐसे है उंगलियां, देखो उंगलियां धारा की दिशा में इस तरह घुमाओ, अंदर क्या मिलेगा, ये। यानी इस केंद्र को O पर, केंद्र O पर, ये केंद्र O है और इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकालें, इस B का मान निकालें। अच्छा, इसकी त्रिज्या जो है वलय की या रिंग की त्रिज्या कितनी मान ले रहे हैं, कैपिटल R है। माना एक रिंग जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जिसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब हम वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अच्छा, वलय के परिधि पर, रिंग जो है, रिंग की परिधि पर एक अल्पांश dl की कल्पना करेंगे। क्यों कल्पना करेंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट का हम अनुप्रयोग से निकालना है। ये किससे निकालना है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से निकालना है। तो हम बायो-सेवर्ट का नियम ही कहता है कि अगर कोई चालक तार है तो इसमें अगर धारा I बह रही है तो इस पे एक अल्पांश लेंगे dl, और इसके कारण केंद्र O से, इसके O से r दूरी पर अगर एक बिंदु P है तो बिंदु P पर ऐसे करके तो इधर क्रॉस बनेगा। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान किन बातों पर निर्भर करता था, कल बताया था, वो धारा I के समानुपाती था और dl के समानुपाती था। इनके बीच जो कोण है उसकी ज्या साइन थीटा के समानुपाती था और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। सभी नियमों को मिलाया था तो डेल्टा भी क्या आया था, समानुपाती I dl साइन थीटा बटे समानुपाती का निशान हटाता तो आया था μ0 बटे 4 पाई। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता था। ठीक है, तो इस पे हमने किसकी कल्पना की, dl की। तो बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग से निकालेंगे अगर हम केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ भी dl की कल्पना करना पड़ेगी। तो ये हमारा dl है, समझ गए। अब dl हो गई, परिधि पर हमने एक अल्पांश dl की कल्पना कर ली। अच्छा, बायो-सेवर्ट नियम में एक बात सुनो, ये dl था ना, तो ये जो कोण था ये किस किस के बीच है बना हुआ, r के और dl। तो यहाँ r है देखो ये, और dl है ये, तो इसके बीच ये वाला कोण हो गया। ये जो थीटा है वो कौन सा कोण हो गया, तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है। वृत्त में जो त्रिज्या होती है परिधि के लंबवत होती है। और अगर हम स्पर्श रेखा की बात करें इस तरीके से, तब भी स्पर्श रेखा क्या होगी, परिधि के लंबवत होगी। अगर इस परिधि पर अल्पांश l है तो स्पर्श रेखा भी परिधि के लंबवत होगी, स्पर्श रेखा भी और यहाँ पे त्रिज्या भी। ठीक है,
आगे सुनो। तो डीएल डी थीटा 90 डिग्री हो गया। तो डीएल के कारण, इस अल्पांश के कारण, सुनिए जरा, इस अल्पांश के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट नियम से डीवी की वैल्यू कितनी आएगी? अल्पांश डीवी की वैल्यू, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा अल्पांश, पूरे के कारण नहीं निकालना, ये डी जो लिखी है पूरे के कारण। पहले हम कैसे निकाल रहे हैं? इस छोटे से हिस्से के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु ओ पर, तो वो होगा, बायो सेवर्ट ने बताया इतना, 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे, अब जो थीटा है ना 90 वो यहाँ लगा, तो डीवी कितना आएगा? 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 और बचे साइन 90 का मान 1 होता है, तो डीवी कितना आया? 0/4 पाई आई डी एल बटे, ये हमने किसके कारण निकाला है? अल्पांश के कारण। किसके कारण निकाला? अल्पांश का। अब हम किसके कारण निकालेंगे? पूरी परिधि के कारण। किसके कारण निकालेंगे? संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण। संपूर्ण वलय के कारण का मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन डीवी का अलग करेंगे आप, और इस पूरे का समाकलन अलग करेंगे, 0/4 पाई आई डी एल बटे, इसका समाकलन क्या होता है? बी होता है, 0/4 पाई कॉमन आ जाएगा, और देखो समाकलन उसका होता है जिसके साथ डी लगाओ, तो डी किसके साथ है? एल के साथ, तो डी जो है एल के साथ है, डी एल का समाकलन होगा, बाकी सब नियतांकों से बाहर लो, पाई बटे आर स्क्वायर बाहर, समाकलन होगा डी एल। समाकलन का मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है समाकलन का मतलब? जोड़। तो जोड़ का मतलब ये छोटे छोटे अल्पांश, इसे जोड़ो फिर इसे जोड़ो फिर इसे जोड़ो फिर इसे जोड़ो इसे जोड़ो, पूरी परिधि बन जाएगी। अरे सब अल्पांशों को जोड़ो तो क्या बन जाएगी? पूरी रिंग की परिधि। तो परिधि कितनी होती है? किसी वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती परिधि? 2 पाई आर। तो वलय की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। अच्छा, यहाँ हमने कैपिटल आर ले रखा था, ये कैपिटल आर माना है ना अपनों ने, तो कैपिटल आर लगा, ये ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कैपिटल आर माना है अपनों ने त्रिज्या, तो कैपिटल आर लगा दो, तो ये हो गई कैपिटल आर। हाँ, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, कटा कुछ, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, और एक आर से देखो एक आर कट गया, तो बी का मान क्या आया? B0 बटे आई और सी आर। बस ये है, इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो केंद्र में, समझ गए? तो इस डेरिवेशन को अब करते हैं बढ़िया करके। बोर्ड ही नहीं बन रहा है। हाँ, इससे क्रॉस बनेगा और धारा इधर को बह रहा है आई। यहां से आर दूरी पर हमने क्या लिया था? ये डी है, ये इसकी त्रिज्या है आर। यहाँ बी की हम गणना कर रहे हैं, केंद्र इसका होगा, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या की क्या है? वलय है, जिसमें आई मान की धारा, आई मान की धारा कैसे बह रही है बताओ? घड़ी किसी किधर को चलती है? इधर को चलती है, टिक 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 करके ऐसे चलती है ना, और इधर ही धारा बह रही है, इसे क्या कहेंगे? क्लॉक वाइज। क्या कहेंगे? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज का मतलब जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसी तरीके से धारा बह रही है। आई मान की धारा
क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। तब बताओ चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर किस तरफ की ओर होगा? तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर यानी कि क्रॉस बना दो होगी। समझ गए? अब इसके बाद क्या करा आप लोगों ने? एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। एक परिधि पर एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। ठीक करते हैं। तब अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम से क्या होगा? बायो-सेवर्ट का नियम कहता है dV बराबर μ0 बटे 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r। परंतु स्मॉल r जो है वो कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे छोटी r है वो बड़ी r है, तथा थीटा कितना है? 90 डिग्री। कितना है थीटा? 90 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है बताओ? 90 डिग्री। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो चलो नहीं सोचिए, मान लगा दो इसमें। तब dv कितना आएगा? dv आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई I dl साइन 90 और बटे r स्क्वायर। साइन 90 का मान 1 होता है, तो dv क्या आएगा? फाइनली dv आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई I dl और बटे r। ये अल्पांश के कारण निकाला है आप लोगों ने। किसी कारण निकाला? देखो अल्पांश के कारण। अब किसके कारण निकालोगे? संपूर्ण वलय के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण वलय के कारण क्या होगा? इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन ले लो dv समाकलन μ0 बटे 4 पाई I dl और बटे में r स्क्वायर। dv का जो समाकलन होगा केवल b होगा, μ0 बटे 4 पाई और यहाँ से हमारा i और बटे r स्क्वायर। ये हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा dl। ये आ गया। इसका समाकलन कितना होगा? ये छोटे छोटे अल्पांशों को जब जोड़ोगे तो ये परिधि बन के तैयार होगी। क्या बन जाएगी? परंतु समाकलन जो dl होगा वो किसके बराबर होगा? 2 पाई r। 2 पाई बड़ी r यानी कि परिधि के। ये वैल्यू इसमें लगा दो तो b कितना आएगा? चलो यहाँ लगाओ, तो b आ जाएगा μ0 बटे 4 पाई I बटे r स्क्वायर और dl का मान लगा दो 2 पाई r। 2 पाई कटाए कुछ? देखो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r कट गया और 2 से 2 दूनी 4 कट गया। तो b जो आएगा मान हमारा μ0 बटे I बटे। ठीक है, अगर तार के n फेरे हैं, जैसे एक फेरा है, एक तार का मतलब एक ही तार का छल्ला है, तो इतना आ जाएगा। और तार ऐसे करके लपेटे गए हैं, एक कुंडली की तरह कई तार लपेटे गए इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा? अगर तार की संख्या n लपेटी गई तो इसमें n से गुणा हो जाएगी। समझ में आया? किससे गुणा हो जाएगी? n से। वो अभी लिखा देंगे, पहले इतना उतार। हाँ,
यदि वलय में तार के n फेरे हैं, कितने फेरे हैं? n फेरे हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चल रही है ये भी। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बी। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई बटे 2r बटे ठीक है। अब यहां से सुनिए एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलो इतना उतार लो पहले। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। उतार। इधर देखा, जैसे अभी नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे हम, तो एक डेरिवेशन आएगा कि अगर हम किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें थीटा कोण पर, तब उस धारावाही चालक पर एक बल लगेगा, उस बल का मान कितना होगा? तो वो बल का जो मान निकल के आएगा वो ये होगा IVL sin थीटा। कितना होगा? IVL sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ बी का मान निकाली, कितना आएगा? तो आप कहोगे F और IL sin थीटा इसके बटे में आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां से बी का मात्रक क्या होगा? F का मतलब होगा न्यूटन। क्या मात्रक होगा? न्यूटन। और I का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा I का मात्रक? एम्पियर। और L का मात्रक मीटर, क्योंकि लंबाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। और इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ला। तो अथवा करके इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। समझ गए? क्या होगा? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। इस सूत्र से आएगा F बराबर IVL sin थीटा, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। उतारे। एक मात्रक इसका और भी होता है, वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब वो आता है फाई बराबर बी एच है, ये भी आगे पढ़ाएंगे। तो बी का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होता है वेबर, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी एक और इसका मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक आपने पता पड़े। एक टेस्ला वैज्ञानिक के नाम से, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है, और एक है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये सब क्या है बताओ? ये चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक है, यूनिट है। एक चीज और समझो, यदि वलय जो है, वलय आंशिक रूप से, मतलब वलय जो है एक, यदि वलय के केंद्र पर, या यदि वलय कहो, या फिर वलय कंप्लीट वलय नहीं है, जैसे कुछ हिस्सा वलय है इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीट वलय नहीं है, जैसे ये आ गई इतनी, ऐसे करके, और ये इस तरीके से चला गया। अब ये वलय पूरी थोड़ी ना है, वलय इस टाइप से है, और ये जो है फिर इसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है? ये जो कोण बन रहा है, हम मान ले रहे हैं अल्फा कोण बन रहा है केंद्र पर। कितना कोण बन रहा है? अल्फा। ये धारा इधर से आई, ऐसे करके आई, फिर इधर को गई, और फिर इधर को चली गई, ऐसे करके आके इस तरीके से। यदि केंद्र पर कोण क्या है? अल्फा है। केंद्र पर कोण कितना है? अल्फा है। तब जो सूत्र आएगा निकल के, अगर एक तार है तो n का मान 1 हो जाएगा, और कई सारे तार हैं तो n का मान आएगा। तो एक तार का मान ले रहे हैं आप, n बराबर यहाँ पे 1 ले लें, तो b कितना आएगा? तो b का जो मान आएगा इस कंडीशन में म्यू 0 I बटे 2r की जगह आ जाएगा आपका 4r, 4 पाई r। कितना आएगा? 4 पाई r और इंटू एल्फा। कितना आएगा? 4 पाई r और इंटू एल्फा। समझ गए नहीं? इस एल्फा जो कोण होगा वो यहां लगा देंगे,
ठीक है, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें। तो एक ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये चित्र बना लेना और ये फार्मूला। अच्छा, इधर की ओर बह रही तो बताओ इसके यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? देखो अंदर की, ठीक है, क्रॉस।